हाँ जी, नमस्कार। आज अपनी क्लास है इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें से एक टॉपिक अपने शुरू कर रहे हैं आज, उद्योग। ये टॉपिक अपने बात करें तो आरपीएससी की लगभग जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें देखने को मिलता है। स्पेशली हम ग्रेड सेकंड की बात करें अगर, आपको अन्य भर्ती परीक्षाएं चाहे एसआई है उनमें भी आपको देखने को मिलेगा। 2026 का लेटेस्ट डाटा जो है बिल्कुल आपको देसी जुगाड़ से याद करवाया जाएगा। पहले मैंने उसकी एक सारणी बना रखी है, यहाँ से सारांश रूप में आपको पहले इसको समझा दूंगा। इस सारणी के बाद सारे मैंने जो पीवाईक्यू बनाए हैं और वो सारे हम पीवाईक्यू करेंगे, यानी कि एक पेज से हम इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय उद्योग, देखो इसमें जो अभी तक के जो प्रश्न आए हैं उनके अपने अगर उनको देखें उस हिसाब से क्या प्रश्न, ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले तो सामान्य हम अगर उद्योग की बात करें कि उद्योग जो सेक्टर है इसका जीडीपी में कितना रेशियो है, सकल घरेलू उत्पाद में 24.3%, जीवीए में आए सकल मूल्य वर्धन में तो 28.3%। जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो कृषि का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना है, उद्योग का कितना है, उसका हम देखें। ये ना सीएजीआर जो चक्रवृद्धि जो होती है, वार्षिक वृद्धि दर जिसको हम कहते हैं सीएजीआर, उसका और जीवीए का बहुत पूछा जाता है। घरेलू उत्पाद में योगदान ये आजकल कम पूछा जाता है, इतना इसका नहीं है। फिर भी हमें एक एक चीज को अच्छे से देखना होगा। फिर एक प्रश्न सामान्य हम बेस बनाते हैं, फिर इस पे देखेंगे प्रश्न क्या। जैसे ये प्रश्न आया था, अपने बात करें नीचे है कपड़ा वाला, कपड़ा पे आया था, कपड़ा उद्योग के बारे में कितना प्रतिशत योगदान है, कौन सी रैंक है विश्व लेवल पर इंडिया की, कितने प्रतिशत जीवीए में योगदान है, निर्यात में कितना योगदान देता है, आदि इस तरह के प्रश्न आते हैं। अब हम सबसे पहले उद्योग में अगर देखें तो 2 बार एक ही प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सा मूल या कोर उद्योग में शामिल नहीं है। मूल या कोर उद्योग कितने हैं? 8 है। पहले तो हम इनके नाम याद कर लेते हैं, सामान्य जो चीजें हैं, फिर अपने आगे इसको बढ़ेंगे। इसको याद रखने के लिए हम अगर देखें तो मैं अपने नाम के साथ लगाता हूं संतवीर सर, आरईएस। आरईएस कई बार पूछते हैं बच्चे क्या है, राजस्थान एजुकेशन सर्विस। तो यहां पर पहले हम आरईएस ही लिख लेते हैं, आरईएस। 3 तो ये हो गए। आर से हो गया रिफाइनरी, रिफाइनरी। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि हिंदी में लिखें तो विद्युत, ठीक है। एस से हो गया आपका स्टील, अगर वैसे हिंदी में लिखें तो इस्पात। 3 ये हो गए। रिफाइनरी को ना पेट्रोलियम परिशोधन भी लिखा होता है। रिफाइनरी नाम अगर नहीं मिलता आपको, पेट्रोलियम परिशोधन ये नाम भी आपको मिल जाता है। कल पूरी क्लास तैयार करने के बाद और लास्ट में जब पता चला, वो माइक ही खराब हो गया पहले दिन की क्लास में। उससे पहले रील्स वगैरह बना रहे थे, बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन नया काम शुरू किया, माइक खराब। शाम को लाइव हुए तो पता चला कि आवाज ही नहीं आ रही। तो जितने स्टूडेंट्स आए हैं कल, आपका देखो समय खराब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आगे अपने क्लासें जो है जितना भी समय बनेगा आपको कंटिन्यू देंगे सेकंड ग्रेड में। बस आप थोड़ा कर दिया करना आदान प्रदान, शेयर वेयर वाला, है ना। बच्चे थोड़ा सा इस समय एक टाइम अगर लाइव में मिलते हैं तो थोड़ा सा एक ही टाइम लाइव क्लास में अगर बच्चे आते हैं, भले ही रिकॉर्डेड लाइव हो, तो उस वो वीडियो को यूट्यूब अपने आप ही अप कर देता है। तो 3 तो ये हो गए, और एक हो गया प्राकृतिक गैस। 4 नंबर पे क्या हो गया? प्राकृतिक गैस। 5 नंबर पे अगर बात करें हम तो कोयला, क्या? कोयला। फिर एक हम बात करें तो कच्चा तेल, कच्चा तेल। और फिर एक अगर बात करें उर्वरक, उर्वरक को खाद भी लिखा जाता है। शायद पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन सा रह गया? एक यहां लिख लेते हैं, सीमेंट। सीमेंट 2 बार आरपीएससी ने पिछले 2 सालों में इस पे जो प्रश्न, तो वो ये बार 2-3 प्रश्न ये पूछे गए थे, निम्न में से कौन सा मूल या कोर उद्योग में शामिल नहीं है। 8 मूल या कोर उद्योग हैं जिनका पूरी जो है पूरी जीडीपी में, पूरे औद्योगिक सेक्टर में अगर बात करें तो उद्योग अपना 100% अगर योगदान देता है तो उसमें से 40% इन 8 का है। और इन 8 में भी सबसे ज्यादा योगदान आरईएस इन तीनों का है। ये डीपली है, अगर ऐसा तो कुछ प्रश्न नहीं आएगा।
लेकिन आपको वैसे बता रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अगर कथन कारण में चीजें कि सबसे ज्यादा कोर उद्योग में इसका योगदान है, तो सबसे ज्यादा रिफाइनरी पेट्रोलियम का है। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम दो तो पै पे हो जाएंगे ना, प्राकृतिक गैस और ये दो कै पे हो जाएंगे, इस तरह से आपने याद ही रखना हो तो। और कोयला भी सी से शुरू होता है, सीमेंट भी, तो सी से अगर करो तो 3 हो जाएंगे आपको, है ना। तो इस तरह से आपने 8 के नाम याद रखने हैं, पहला काम ये है। अब हम देखते हैं इन सभी का योगदान। जैसे सीमेंट, पहले सीमेंट चीन के बाद विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक देश है भारत, सामान्य तथ्य है। और जो वित्तीय वर्ष है 2025, इसमें उत्पादन में लगभग 3, 4, 5 मिलियन टन उत्पादन रहा है। 3, 4 और 5, यानी कि 453 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हुआ पिछले साल। चीन के बाद दूसरी रैंक रखता है सीमेंट में। आगे ट्रिकली अंदाज में जो चीजें जहां पर ज्यादा डेटा है वो ट्रिकली अंदाज में बताऊंगा, इनमें बिना मतलब की ट्रिक लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इस्पात, इस्पात स्टील, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है भारत, चाइना के बाद। और ये वित्तीय वर्ष अक्टूबर तक की अगर बात करें में कच्चे इस्पात का उत्पादन जो है ये 25 है, 11.7% बढ़ा। फिर अगर कोयले की बात करते हैं तो पांचवां सबसे बड़ा भंडार कोयले का, यहां से अपने ट्रिक जो है शुरू करेंगे आपके लिए, यहां ट्रिक्स आएंगी देसी बिल्कुल। कोयला की बात करते हैं तो यहां लिखा नहीं है उत्पादक, असल में ना आपके जो है आर्थिक समीक्षा है उसमें यह शब्द नहीं लिखा हुआ उत्पादक, और आर्थिक समीक्षा में जो लिखा होता है प्रश्न जो है वो उधर से ही बनते हैं ना। तो आप ध्यान रखना, उपभोक्ता भी दूसरे नंबर का है, उत्पादक भी दूसरे नंबर का है, लेकिन भंडार जो है कोयले के वो 5वें नंबर पे है। अब आप कहेंगे भंडार 5वें तो दूसरा उत्पादक कैसे हो गया, इतना ध्यान रखो। जैसे अमेरिका है, अमेरिका की अगर बात करें तो उसके पास भंडार भारत से ज्यादा है, लेकिन वो कोयले से बिजली बनाते ही नहीं ना, ऊर्जा में ज्यादा कोयले का यूज नहीं करते, अन्य सोर्सेज उनके पास ज्यादा है। तो इसलिए फिर भारत का अब आप यहां देखेंगे बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत कोयला यूज किया जाता है, 74% अकेला कोयला है। कोल वाली एक नीति भी बनाई गई है जिसमें 2030 तक उन्होंने टारगेट रखा है, 2030 तक का, वो आगे आ जाएगा कि इतना उत्पादन हमने करना है। राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में 55% योगदान देता है कोयला। भंडार कितने हमारे पास, 5, 5वां स्थान है। उत्पादक और उपभोक्ता चाइना के बाद हमारा दूसरा नंबर है। रसायन की अगर केमिकल की बात करें हम तो 2024 में विनिर्माण में ये सब सेक्टर होते हैं उद्योग के, विनिर्माण, निर्माण, बिजली और खनन, 4 सब सेक्टर होते हैं। तो उसमें विनिर्माण में ये कह रहा है जीवीए में 8.1% का महत्वपूर्ण योगदान है। अब जीडीपी तो था सकल घरेलू उत्पाद, राज्य की देश की बाउंड्री में जो होता है। जीवीए सकल मूल्य वर्धन, वैल्यू की बात करता है। जैसे आप ये एक एग्जांपल दे देता हूं मैं सामान्य, जीवीए क्या है, जैसे कोई कार बनाने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने जो पार्ट्स लिए उसके कार बनाने के लिए, जितने भी उसके पुर्जे लिए, वो 1 लाख रुपया उनका इन्वेस्ट हुआ मटेरियल लाने में। अब कार बन गई, 1 लाख रुपया मटेरियल लगाने के बाद वो कार बेची कंपनी ने 1.5 लाख की, 1.5 लाख की कार बेची, तो मुनाफा कितना हुआ, 50,000। तो 50,000 क्या है, जीवीए है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करें तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में प्रथम स्थान है हमारा, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में। और सीवी कमर्शियल व्हीकल और कमर्शियल वाले में और पैसेंजर वाले में हमारा कौन सा है, तीसरा स्थान है ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल क्या है, ऑटोमोबाइल क्या है, वाहन है, वाहन की बात करता है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर, चाहे वाणिज्यिक वाहन हो चाहे पैसेंजर वाहन हो, उनकी बात करता है, उसमें तीसरा स्थान है। देश के कुल जीएसटी संग्रह में अकेले इस क्षेत्र का योगदान 15% है। ध्यान रखना, ऑटोमोबाइल अकेला जीएसटी में बहुत योगदान दे रहा है, 15% टैक्स में योगदान दे रहा है। और कुल जीवीए में रसायन योगदान दे रहा है, वो मुनाफे वाले की अगर बात करो आप, जीवीए की अगर बात करते हो तो 8.1% योगदान दे रहे हैं। अब यहां इसको याद रखने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, मोबाइल, इसमें मोबाइल को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में और चीजें, मोबाइल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन
निर्माता है भारत। ऑटोमोबाइल के पास पहला और तीसरा स्थान है। ऑटो के पास पहला और तीसरा है, सीधा बीच में फिर दो रहा, वो किसके पास है? वो मोबाइल के पास है। और ऑटोमोबाइल में ये देखो तीन ही बन रहा है, तो तीसरा ही स्थान है। दो और तीन पहिए वाले में तो पहला है, बाकी वाहनों में कितना है? तीसरा स्थान है। मोबाइल दूसरा बड़ा। अब मोबाइल की बात कर ले, कोयले की बात कर ले, सीमेंट की बात कर ले, दूसरा ही है। आगे जो है चीजें बढ़ती रहेंगी। फार्मा में अगर बात करेंगे तो तीसरा है। इसकी तो बड़ी लाजवाब ट्रिक आपको दी जाएगी। मोबाइल विनिर्माण मूल्य है 30 गुना बढ़कर 5.45 लाख करोड़ हुआ। इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष ये 25 की बात कर रहे हैं कि 30 गुना इसकी वैल्यू जो है बढ़ गई है। चलो यहां पर आप अपने करते हैं एक ट्रिकली मोड में इसको, ये लो। फार्मा क्या है? फार्मा क्या है? फार्मा है दवाई। क्या है? फार्मा क्या है? चलो जी, दवाई है। अब किसी को दवाई, मात्रा शब्द याद रखना, मात्रा के मात्रा तीसरा, दवाई लेनी है कितने टाइम? 3 टाइम दवाई लेनी है। और चाहे रात के 11 बज जाए, कितने? 11 बज जाए, दवाई लेनी ही है। 3 टाइम दवाई आपको लेनी पड़ेगी। अब अगर शब्द, ये तो है मात्रा के आधार पर, और अगर आ जाए मूल्य के आधार पर, वैल्यू के आधार पर, तो 11वां स्थान दवाइयां बनाने में फार्मा में। और 3% इसका योगदान है फार्मा का। फिर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, भाई कोई दवाई लेना भूल जाए, भले ही उसको 20 बार कहना पड़े कि फार्मा आप अपनी दवाई ले लो, 20 बार कहना पड़े तो भी। तो जेनरिक दवाइयों का लगभग कितना? 20% मांग अकेले भारत पूरा कर रहा है। ये जेनरिक दवाई की बात कर रहा है। पेटेंट के बाद जो दवाई, मान लो किसी ने बनाई दवाई और उसके बाद उसके 5 साल का पेटेंट था, उसके पास उसके 5 साल बाद किसी को वो फॉर्मूला पता चलता है, तो नकली दवाई जिसको अपने जेनरिक कह देते हैं, नकली तो क्या, उसका फॉर्मूला किसी और का था और अपने वालों ने बना दिया। तो जेनरिक दवाइयां भारत किसको सप्लाई करता है? यूएसए और यूरोप के देशों की कितनी मांग पूरी कर रहा है? 20% मांग अकेले भारत पूरी करता है विश्व की जेनरिक दवाइयों में। इस बात को ध्यान रखना। तो ये 11वां, तीसरा 20% योगदान। ये टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की स्पेशलिटी ये है, कृषि के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर जो रोजगार देता है, कृषि के बाद, एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल्स है, यानी कि वस्त्र निर्माण है। जूट उत्पादन में पहला स्थान, ये होता है जूट। अब पगा नहीं भाई, पग में जूत आवे 1 नंबर को, ठीक है, पढ़ गयो नहीं छठी को दूध याद आजी। तो पहला और छठा स्थान जरूर याद रखना। जूट उत्पादन में हमारा जूट 1 नंबर, छठी का दूध याद आ जाएगा। वस्त्र निर्यात करने में हमारा कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। पिछली बार ये पूछा गया प्रश्न है। देश की कुल जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? 2% योगदान है। और जीवीए में कितना है? जहां पर उसका 8% था रसायन का, रसायन का ही था ना, रसायन का कितना था जीवीए में योगदान? रसायन का 8%। और जीवीए में योगदान वस्त्र का, कपड़े का 11%। जीएसटी भरने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना। जीएसटी ऑटोमोबाइल का है या इलेक्ट्रॉनिक का है? किसका था? अभी आया था ऊपर, ऑटोमोबाइल का 15%, और रसायन का जीवीए में 8%। तो ये आंकड़े जरूर याद रखना। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं प्रश्न। लीजिए, चलिए पहला प्रश्न, सीमेंट उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। बिल्कुल सही बात है। भारत में सीमेंट की घरेलू खपत लगभग 290 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो वैश्विक औसत खपत से अधिक है। एक बात और याद रखना, मैंने ऊपर जब हम सीमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने शब्द बोले थे 3, 4, 5, यानी कि 553। वो बताया गया था कि इतना जो है उत्पादन हुआ है सीमेंट का ना। यहां प्रति व्यक्ति की बता रहा है कि 290 जो है किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत है, जो कि वैश्विक औसत खपत से अधिक है। अधिक नहीं है, वैश्विक से तो कम है। वैश्विक स्तर पर तो 450-500 के आसपास है।
प्रति व्यक्ति खपत जो है। तो दूसरा तो गलत हो गया, पहला जो है वो बिल्कुल सही है, तो केवल एक सही है। फास्ट फास्ट देखना, आपकी इको अगर पड़ी हुई है तो आप उत्तर लगाने का, पहले अपने इको को कंप्लीट करेंगे, फिर अन्य टॉपिक जो है जहां आपको दिक्कत आती है, चाहे पोल साइंस की बात कर लें, चाहे इंडियन ज्योग्राफी की बात कर लें, वो सारा करवाएंगे अपने। और राजस्थान हिस्ट्री के भी अब टफ प्रश्न आ रहे हैं एकेडमिक बुक से, वो भी आपको दी जाएगी श्रृंखला। शाम को 8:30 क्लास रखी जाएगी। सीमेंट उद्योग की अवस्थिति और संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन। भारतीय सीमेंट उद्योग की कुल वार्षिक स्थापित क्षमता वर्तमान में लगभग 453 मिलियन टन है। तो 3, 4, 5 आंकड़ा याद रह जाए, इतनी टन है। वहां पर प्रश्न आर्थिक समीक्षा से ही आने हैं, इन्हीं चीजों से आने हैं, वो क्या कर देता है, आंकड़ा इधर उधर कर देता है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। भारत के कुल सीमेंट संयंत्रों का लगभग 85% हिस्सा मुख्य रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल इनमें है। तो आप दोनों तथ्य देखो, ये तथ्य तो आपको पता चल गया कि वार्षिक स्थापित क्षमता वर्तमान में लगभग इतनी है, और ये कथन गलत है। क्यों? हाँ ये सही है, 85% सीमेंट वाले में, 74% बिजली वाला था। ये कथन गलत है, यानी कि केवल दो सही। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, यहां पर है वार्षिक वार्षिक स्थापित क्षमता है। अपने बिजली वगैरह और राजस्थान के संदर्भ में या किसी स्टेट के संदर्भ में आप आंकड़े पढ़ते हो, तो आपको वहां दिया होता है कि ऊर्जा में अपने क्या है, अधिस्थापित क्षमता इतनी है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन इतना हो रहा है। ये तो 453 क्या है, वर्तमान में उत्पादन, ईयर का उत्पादन, वर्तमान उत्पादन की बात कर रहे हैं। वार्षिक क्षमता कितनी थी, 3 दूनी 6, 4 और 5 9, 690 मिलियन टन है। 690 मिलियन टन है। कैसे किया मैंने, ये 3 दूनी 6, 5 और 4 9, तो 69 आ गया बिंदी। ध्यान रख लेना, इन आंकड़ों को जरूर याद रखना। 690 मिलियन टन वार्षिक स्थापित क्षमता है। इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है ये, तो कोई भी आंकड़ा छूटना नहीं चाहिए। आंकड़े सारे इकोनॉमिक सर्वे के याद करवा दूंगा। हाँ, योजनाएं कुछ एक दो आपके हो सकता है कि आपको लगे कि योजनाएं जो है एक ज्यादा पढ़नी चाहिए। मैं तो ये इधर 3-4 योजनाओं का 4-5 का जिक्र कर दूंगा सर्वे के साथ साथ, कोई एक दो और होंगी तो वो आपने देख सकते हैं। नेक्स्ट, उद्योग क्षेत्र की विकास दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में उद्योग सकल मूल्यवर्धन ग्रोस वैल्यू की बात कर रहा है, वास्तविक रूप से साल दर साल 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई। एक तो पेपर के समय लास्ट में टिप्स आपको दिए जाएंगे, बाकी पेपर में जब भी हल करो, साइको और इको ऐसे हैं जिनका इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़ा करो कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में क्या, पेपर में जब भी हल करो। फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो रहे हैं, थर्ड ग्रेड का और सेकंड ग्रेड के टेस्ट सीरीज में अपन ने जो पैटर्न दिया था, जो मटेरियल जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे थे, बहुत शानदार तरीके से मैटर वो आपको आरपीएससी में देखने को मिला है। जिन बच्चों ने थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों टेस्ट अपने दिए थे उनको पता भी होगा। सेकंड ग्रेड वाली वो श्रृंखला जो है, अभी भी आप टेस्ट करना चाहो तो आपको ऐप में 99 में वो मिल जाएंगे, टेस्ट पड़े हैं व्याख्या सहित और एकेडमिक बुक से हैं सारे तैयार। इस तरह की श्रृंखला है वो। 5.9%, इस बात को समझे कि पहली छमाही में उद्योग सकल मूल्य जीवीए में वास्तविक रूप से साल दर साल 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई है, वृद्धि इतनी है। फिर कह रहा है इससे पिछले वित्तीय वर्ष में उद्योग सेक्टर की विकास दर 7% थी। तो साल दर साल वृद्धि कैसे हो गई, मतलब इस साल तो 5.9 है, उससे पहले 7 थी, तो ये आंकड़ा ही गड़बड़ किया हुआ है। 25-26 में 7% वृद्धि और पिछले साल में कितनी थी, 5.9। इस चीज का बस थोड़ा सा याद रहे, ये याद रहे ना रहे, इसमें वृद्धि जरूर पहली छमाही में 2025-26 में 7 और पूरे पिछले वर्ष में कितनी थी, 5.9% वृद्धि उद्योग सकल मूल्य जीवीए में वास्तविक रूप से इतनी वृद्धि देखने को मिली है जीवीए में। भाई 1 लाख वाली 1.5 लाख में, 1.5 वाली 3 में, ऐसे बेचते बेचते है ना, तो दोनों कथन गलत थे। चलिए इस पे बात करते हैं। सब सेक्टर है, औद्योगिक उपक्षेत्र 4 है मुख्य रूप से।
अगर इनमें इनमें अगर सेकंड ग्रेड में तो देखो इसमें इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा गया। SIRS अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा जिसमें है इंडिया की इकोनॉमी की अगर बात करें, अन्य जो भी स्टेट के अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें कई बार दे देता है कि वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का है उद्योग के चारों क्षेत्रों में, दूसरे नंबर पे निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद दूसरा नंबर कंस्ट्रक्शन का है, तीसरा अपने बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली गैस वाले और जल आपूर्ति का तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है माइनिंग का, खनन वाले का। तो इस तरह से ये उद्योग के सब सेक्टर हैं। उद्योग में अगर बात करें तो 8 मूल उद्योग थे हमारे, कोर उद्योग, उसके अलावा अन्य थे। 8 को हमने पढ़ लिया, 8 के आपको नाम याद होने चाहिए, एग्जामिनर सीधा ही देता है निम्न में से कौन सा मूल उद्योग में शामिल नहीं है, वो कपड़ा दे देगा तो कपड़ा शामिल नहीं है, वस्त्र, कई बार वस्त्र नहीं दिया होता, टेक्सटाइल लिख देते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग की कितना है 12.83। विनिर्माण और निर्माण, विनिर्माण क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक बाउंड्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर किया जाने वाला काम, वो मैन्युफैक्चरिंग है। जो बाहर काम किया जाता है उद्योगों में वो निर्माण है, जैसे आप पुल वगैरह का निर्माण ही शामिल करेंगे शायद ना, तो वो कंस्ट्रक्शन का काम होता है। इसका सबसे ज्यादा विनिर्माण का योगदान है जीवीए में, फिर बिजली का है 2.3, और फिर निर्माण है कंस्ट्रक्शन का 7.8% है, खनन का सबसे कम है 1.4%। फिर अगर इसमें वृद्धि दर की बात करें तो इसकी 7% है, ये 2.1 है, ये डेटा गलत दिया हुआ है, यहां भी 7% है। निर्माण और विनिर्माण में ऋणात्मक शब्द लिख देता हूं यहां, विनिर्माण और निर्माण दोनों में अनुमानित वृद्धि दर कितनी रही है, 7% रही है। वैसे भी जीवीए में वृद्धि दर नॉर्मल औसतन अगर देखें तो 7% हमने पढ़ा था पहली छमाही में, पिछले वर्ष 5.9 थी। इन दोनों में वृद्धि दर इतनी रही है 7%, ठीक है। और 4 जो सब सेक्टर है उनमें ऋणात्मक वृद्धि किसकी है, खनन की ऋणात्मक वृद्धि है। और अगर बात कर लें तो एक विनिर्माण राष्ट्रीय मिशन योजना है NMMM, ऐसा ऐसा करके एक आधा शब्द और होगा, NMM ऐसे करके एक योजना है जिसमें टारगेट रखा है कि 2035 तक विनिर्माण जो सेक्टर है ना, 2035 तक विनिर्माण सेक्टर का योगदान कितना करना है, 25% करना है। कहां से, 12.9 से अगर हम कह दें, इसको 90 मान लेते हैं जाते, तो 12.9 से बढ़ाकर कितना करना है, 25% करना है। तो यहां विनिर्माण का योगदान वो ये भी लिख सकता है लगभग 12.9% है, तो 90 के पास ही है ना, ये लगभग 13% के आसपास भी लिख सकते हैं ना। तो 2035 तक इसका, कोल वाले में टारगेट है 2030 तक 140 मिलियन, ऐसे करके कोई ना कोई आंकड़ा होगा प्रश्नोत्तरी में दिया हुआ है। ये सारी चीज 6.2 क्या है, कुल औद्योगिक विकास दर है। कुल विकास दर कितनी रही है अपनी, 6.2% रही है। जो जीडीपी में योगदान कितना हमने पढ़ा था ना, 24.3%। तो विकास दर कितनी रही है हमारी, 6.2% विकास दर रही है। और जीवीए में वृद्धि दर कितनी रही है, जीवीए में वृद्धि दर रही है औसतन 7%। और आगे इन आंकड़ों को बार बार लिख दूंगा, आपके याद हो जाएंगे। हो सकता है इस बार रोड की दौड़ हो रहे हो भाई, रोड की दौड़ हो जाए, कई बार था कौन लगे। भारत में अनुसंधान एवं विकास, रिसर्च डेवलप पर होने वाला व्यय वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम बना हुआ है। विश्व की तुलना में हमारे इंडिया गवर्नमेंट जो है वो रिसर्च पर पैसा बहुत कम लगा रही है जीडीपी का। भारत पर जो रिसर्च पर जो सकल घरेलू उत्पाद का व्यय है वो 0.64% ही है जीडीपी का, लेकिन अमेरिका और चीन में ये कितना है, ये है 3.48 और 2.43 है, 2.43 निवेश करती है। यानी कि दूसरे देश भारत से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कहा गया है कि वैश्विक औसत की तुलना में भारत में इसमें खर्चा जो है बहुत कम बना हुआ है। यानी कि दोनों बातें सही है, ये समझाने के लिए है। ऐसा कई बार प्रश्न तो देखो, मेरा जहां तक अनुमान है, जैसे अभी तक पूछता रहा कोर उद्योग और उनसे पूछ लिया, एक आध बचता है योजना पे, फिर सेक्टर बचते हैं। कि इस बार मेरा मन कह रहा है कि फार्मा की तरफ एग्जामिनर को जाना चाहिए, फार्मा पर, फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें हमने खूब सारा काम किया है। तो
देखो कहां जाता है एग्जाम में। विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं, भारत कुल विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का जो है में मध्यम, और भारत के कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में, कुल जीवीए में अगर बात करें, मूल्यवर्धन आ गया ना तो जीवीए आ गया, उच्च एमवीए, एमवीए प्रौद्योगिकी गतिविधियों की हिस्सेदारी 46.3% है, यानी कि मध्यम और उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियां कुल विनिर्माण मूल्यवर्धन में। ठीक है। वैश्विक बौद्धिक संपदा, असल में मैंने आप तक ये आंकड़ा पहुंचाना था। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा भारत को उसकी उद्यमिता नीतियों और संस्कृति के लिए, उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है भारत की, उसके लिए और संस्कृति के लिए वैश्विक स्तर पर डब्ल्यूपीओ ने, बौद्धिक संगठन ने कौन सा स्थान दिया है हमें? 12वां स्थान दिया है बौद्धिक संगठन ने। बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, दोनों स्वतंत्र रूप से सही है। समय नहीं मिलता, नहीं तो आपको थर्ड ग्रेड वाले टेस्ट और जो क्लासें दी और सेकंड ग्रेड वाले टेस्ट में से आपको खूब सारे फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न जो आए हुए हैं ना, इंडिया लेवल की बात कर लें, मैथ रीजनिंग वाला तो अपना मसला है ही नहीं, मैथ रीजनिंग वाला तो उसको छोड़ के जो है वैश्विक व्यापार और रैंकिंग के संबंध में, तो फिर आपको स्क्रीनशॉट बिल्कुल शेयर करेंगे फ्री हो तो। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है? सीआईपी की बात करता है, प्रतिस्पर्धा औद्योगिक प्रदर्शन के मामले में भारत की रैंकिंग 2022 में जहां पर भारत 40वें स्थान पर था, 23 में सुधर कर कितनी 37वें स्थान पर आ गया। बौद्धिक संपदा वाले ने भारत को कौन सा स्थान दिया है? 12वां। 12वां बौद्धिक ने, बै से 12वां, बै से बौद्धिक ने। ठीक है। और सीआईपी ने 37वां स्थान प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन में। वर्ष 24 में यह कह रहा है, वैश्विक व्यापारिक निर्यात एक्सपोर्ट के मामले में भारत का हिस्सा कुल एक्सपोर्ट में कितना है? ग्लोबल कमर्शियल एक्सपोर्ट में 1.8% है। वही 2024 में अगर बात करें, वैश्विक विनिर्माण जीवीए में भारत का जीवीए में हिस्सा 2.9% है। इन आंकड़ों को अच्छे से याद रख लेना। और व्यापारिक निर्यात में, विश्व स्तर पर निर्यात में 1.8% और जीवीए में कितना है? 2.9%। वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों में सुस्ती के कारण भारत के वास्तविक विनिर्माण जीवीए में वर्ष 2024 और 25 में निरंतर गिरावट आई। गिरावट नहीं है, वैश्विक स्तर पर चाहे कितना भी लॉस में चल रहा हो सिस्टम, इसकी इंडस्ट्रियल सिस्टम की अगर बात करें, विनिर्माण की, मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, लेकिन भारत में ये गिरावट की स्थिति में नहीं देखा गया। ये असत्य बात है। आगे जब फार्मा वाले, इलेक्ट्रॉनिक वाले और उनमें कोयले वाले में ऑपरेशन करोगे ना, तब आपको बड़ा मजा आएगा। चलो, ये वर्ष 2020-21 से 24-25 के दौरान कच्चे इस्पात जो क्रूड स्टील है, क्रूड स्टील जो है, क्रूड स्टील के उत्पादन में 10% की चक्रवर्ती, सीएजीआर शब्द जरूर याद रखना, कंपोनेंट जो है चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर की गई इसी अवधि के दौरान, इन्हीं 10 वर्षों में, इन्हीं अवधि 21 से 25 तक। ठीक है, 10 वर्षों में क्या, 21 से 25 तक भारत में स्टील की कुल खपत की बात करते हैं। देखो, स्टील की अगर बात करें तो पहला तो है कच्चा इस्पात, ठीक है, फिर है तैयार इस्पात। कौन सा है? तैयार इस्पात। और तैयार होने के बाद कौन सा हो जाता है? खपत योग्य, खपत इस्पात। इसमें ध्यान रखना सीएजीआर कितना रहा हमारा, सीएजीआर। ठीक है, तो कई वर्षों का मिलाकर सीएजीआर, विकास दर तो वार्षिक निकलती है, विकास दर तो वार्षिक है हमारी, 7% हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये विकास दर 6.2 विकास दर कितनी है? 6.2 ना। लेकिन ये सीएजीआर जो है चक्रवृद्धि वार्षिक दर है। ये इसकी अगर हम बात करें तो कच्चे स्टील में ये सीएजीआर कितनी रही? 10.1%। कच्चे स्टील के बाद स्टील क्या हो जाता है? क्रूड के बाद क्या हो जाता है? एकदम तैयार हो जाता है। तो तैयार वाले में 11.1, और जो खपत हुई, कुल खपत में कितनी वृद्धि हुई? 12.5। 10, 11, 12 ये जरूर याद रख लेना, कच्चा स्टील, तैयार स्टील, खपत स्टील। क्या प्रश्न कि कुल यहां क्या था? देखो, कच्चे इस्पात के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 10%। फिर ये कहता है
कुल खपत में, स्टील की कुल खपत में कितनी, 12.5, 12.5% वृद्धि हुई। और बीच वाला आंकड़ा मैंने आपको दे दिया, लिखा हुआ रहता है तैयार इस्पात में कितनी वृद्धि देखने को मिलती है, कि इस्पात तैयार हो गया, पहले क्रूड होगा, फिर उसको तैयार किया जाएगा स्टील को, फिर उसकी खपत होगी, लोग उसको खपाएं, कितना खपाया लोगों ने, 12.5%। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही। अब आ जाता है, वो तो होगी चक्रवृद्धि CAGR, अब आता है विकास दर। एक वर्ष की बात कर रहे हैं, वित्त वर्ष की, दोनों ध्यान रखना। वो तो देखो 21 से 25 तक 5 वर्ष का पिछले का वो CAGR निकलती है ना। अब ये है पिछले एक वित्त वर्ष की, उसमें कितनी वृद्धि विकास दर देखने को मिलती है। तो कच्चे इस्पात में कितनी वृद्धि देखने को मिली, 11.7%। तैयार इस्पात, अब इस्पात हो गया तैयार, उसमें 10.8%। और खपत में कितनी, खपत में 7, खपात में, इसको खपात पढ़ लेना, खपात में 7, खपात में 7, ठीक है। तो तैयार कितना है, 10, पूरे 10 बजे पूरा तैयार रहना है एकदम, 10 10 तैयार, 10 तैयार, ठीक है। और कच्चा इस्पात, कच्चा है 11, कच्चे इस्पात का वृद्धि दर। वैसे कच्चा तैयार और खपत में कितना है, 10 11 12, 10 11 12, वहां ऐसे है। CAGR की बात करें तो 10 11 12.5 ऐसे है CAGR की बात करें। और इसकी विकास दर की बात करें, वैसे सामान्य ये चक्रवर्ती वार्षिक दर है, ये विकास दर है, इसकी बात करते तो 11 10 7 है। इस तरह से आंकड़े हैं, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये चारों सही हैं, उपयुक्त सभी सही है। भारतीय कोयला उद्योग देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक शक्ति का मुख्य आधार बना हुआ है। ये सारे जो है ना प्रश्न जितने भी लिए हुए हैं, आर्थिक समीक्षा देखी, इकोनॉमिक सर्वे, प्लस एक गाइड जो है उर्मिला ताकर मैडम ने जो लिखी है अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से, मैडम से मैंने चर्चा भी की थी। मैडम ने कहा CAGR जो है ये गहरा हो जाता है, जनरल नॉलेज जीके वाले पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता, विकास दर बच्चे अच्छे से याद रख ले। तो मेरा ऐसा डिस्कशन हुआ था मैम के साथ। तो वो बुक अगर नहीं ली हुई तो यहाँ मैं वो लाना भूल गया पेज, नहीं तो यहाँ आपको दिखा देता। पतली सी बुक है, उसको पढ़ लेना। मैम ने भी कहा था, पहले मैटर दिया हुआ है, बाद में उसकी व्याख्या दी हुई है कि इसमें से प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। भारतीय कोयला उद्योग देश की समग्र ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक शक्ति का मुख्य आधार बना हुआ है। कोयला भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में लगभग 55% का योगदान देता है तथा कुल बिजली उत्पादन का 85% से अधिक हिस्सा इसी पर निर्भर है। कोयला औद्योगिक शक्ति का आधार बना हुआ, ठीक है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में 55%, ठीक है। बिजली उत्पादन का 85 नहीं, 74% से अधिक हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये देखो, ये बात सही है, बाकी सही है, यहां 74% है। तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न रसायन व ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। वित्त वर्ष 2024-25 में रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र का समग्र विनिर्माण क्षेत्र के GVA में, रसायन पेट्रो रसायन का हमने पढ़ा था 8.1% योगदान है, पढ़ा था। ऑटोमोबाइल उद्योग के मामले में भारत यात्री वाहनों PV और वाणिज्यिक वाहनों दोनों के लिए दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है, नहीं तीसरा बाजार है। बड़ा बाजार किसमें है, 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों में बड़ा बाजार है। तो पहली लाइन सही है, केवल एक सही है। ऑटोमोबाइल उद्योग कहा था, ऑटो जो है वो क्या है, देश के GST में 15% योगदान दे रहा है और यह क्षेत्र 30 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो दोनों बातें ना स्वतंत्र रूप से सही है। भाई 15% GST में योगदान दे रहा है तो इस वजह से थोड़ी दे रहा है कि 30 मिलियन लोगों को रोजगार है। ये दोनों बातें स्वतंत्र रूप से सत्य है, व्याख्या नहीं करता। रोजगार तो कृषि में सबसे ज्यादा है, लेकिन कृषि का GST में योगदान कितना है। भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो।
2025 में यात्री वाणिज्यिक दोपहिया और तिपहिया सेगमेंट में 5.3 मिलियन से अधिक वाहनों का निर्यात किया गया। पूरे लगभग 5.5 मिलियन जो है वाहन भेजे गए। ठीक है। पिछले दशक 2015 से 25 में इस उद्योग ने उत्पादन में लगभग 33% की कुल वृद्धि दर्ज की है। पिछले 10 वर्षों में 33% की वृद्धि देखने को मिली है। ऑटोमोबाइल जो जीएसटी में सबसे ज्यादा, यानी कि कितना कितना परसेंट था, 15% योगदान दे रहा है। दोनों बातें ठीक है। ऑटोमोबाइल में आंकड़े याद रख लेना कि पिछले 10 वर्षों में 33% की वृद्धि दर्ज हुई है। ऑटोमोबाइल में अगर बात करें 2 और 3 पहिया में 1 नंबर है, दूसरों में तीसरे नंबर पर है। 15% जीएसटी में इसका योगदान रहता है। चलो, पीएम ई ड्राइव स्कीम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब पीएम ई ड्राइव और पीएम ई बस और एक यहां पर लिख लेते हैं पीएम ई मित्र, ई मित्र, ई मित्रा योजना। ये कब की है? अक्टूबर 2021 की। पहले तो पीएम ई मित्रा का समझ लो, ठीक है। और ये कब की है? ये अगस्त है ना, सितंबर है। ये है अक्टूबर 24 की। इन योजनाओं को अच्छे से पहले हम इसको पढ़ते हैं। पीएम ई ड्राइव स्कीम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना को सितंबर 2024 में 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ठीक है, इतना बजट इसका निकाला 2024, सितंबर 2024 में, ध्यान रख लेना। यह योजना मुख्य रूप से दोपहिया और तिपहिया जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है ना, उनके लिए मांग प्रोत्साहन करती है। ठीक है। इस योजना के तहत ई ट्रक और ई एम्बुलेंस जैसी नई श्रेणियों को वित्तीय सहायता से बाहर रखा गया है। यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए वित्तीय पोषण प्रदान करती है। ठीक है, कंपनियों के लिए चार्जिंग वाली के, ये ठीक है। ये गलत है, क्योंकि इस स्कीम का उद्देश्य ही क्या है? जितने भी ई वाहन है उनको प्रमोट करना, लोगों को क्या है, इसके लिए क्या है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यानी कि जो सब्सिडी वगैरह देते हैं ना, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए योजना है। और इसका इतना जो है बजट रखा गया है 10,900 करोड़ रुपए, इतना परिव्यय करना है इस स्कीम के तहत। सितंबर 2024 में चली आर्थिक समीक्षा में इसका जिक्र किया गया है। ये तो वित्तीय सहायता के लिए है। और एक है पीएम ई बस सेवा, जो कि अक्टूबर 2024 में चली। ये क्या है? फंड बनेगा एक सुरक्षा का, कि किसी ने ठेके पर, इसमें कितना है, 38,000 बसें ये चलाएंगे। 38,000 बस जो है, कुल बसें चलाई जाएंगी इस स्कीम के तहत। और जो प्राइवेट निजी लोग जो बस डालेंगे अपनी, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, उनको क्या है, उनके फंड की सुरक्षा के लिए, कि आपने जो है, आपको पैसा मिलेगा और आपका पैसा सुरक्षित है, इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम। आगे एक प्रश्न आएगा स्लाइड में, उसमें अच्छे से आप समझ लेंगे। अब इस पे ई मित्र पे बात करते हैं। इसका पूछा जाए तो सबसे पहला याद रखना, इसका संबंध कपड़ा उद्योग से है। कपड़े के निर्यात और उत्पादन को बढ़ाने के लिए, निर्यात और उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ई मित्र योजना। ठीक है, एक गया। इसके तहत 7 कपड़ा पार्क स्थापित किए गए हैं भारत में। ऊपर ही ऊपर से लगे तो यूपी आ जाता है 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूपी के नीचे एमपी, तीसरे नंबर पे राजस्थान को छोड़ के आ गया गुजरात, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। 5वें नंबर पे जस्ट नीचे कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक। फिर 6 नंबर पे तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। फिर 7 नंबर पे तमिलनाडु। तो 7 जगह पे औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। किस नीति? प्रधानमंत्री ई मित्र योजना, जो अक्टूबर 21 में चली है। इसका उद्देश्य है कपड़ा के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना। जूट में कितना है? पहला स्थान है हमारा। और वस्त्र निर्यात में कितना? 6 का आंकड़ा याद रखना।
ये लो, अक्टूबर 2024 में अधिसूचित पीएमई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र पीएसएम, ये रहा पीएसएएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भुगतान सुरक्षा तंत्र। इस स्कीम के तहत भुगतान सुरक्षा तंत्र बनाया गया है। उसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा भुगतान में चूक के मामले में ऑपरेटरों बोलीदाताओं को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना। भाई भुगतान में चूक नहीं होगा सरकार की तरफ से, जितने बोलीदाता ऑपरेटर लोग हैं जो इस स्कीम के तहत काम कर रहे हैं उनका जो है उनका भुगतान जो है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो भुगतान सुरक्षा तंत्र बनाया है इसके तहत। इलेक्ट्रॉनिक बसों के निर्माताओं को सब्सिडी प्रदान कौन कर रहा है? वो प्रधानमंत्री, ये पीएम ई ड्राइव स्कीम, ई ड्राइव। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन के संबंध में वित्तीय वर्ष 22 में इलेक्ट्रॉनिक देश की 7वीं सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी थी, जो वित्तीय वर्ष 2025 में तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सातवीं से तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, वित्तीय वर्ष 26 की पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 22.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और सबसे एक नंबर की जो निर्यात श्रेणी में आने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा दोनों को अच्छे से याद कर लेना। तीसरा है ऑटोमोबाइल। इसमें आपको कोई योजना या जो भी मिल रहा हो, इसके अलावा भी कुछ मिल रहा हो तो आप पढ़ लेना, छोड़ना मत। ठीक है, तो ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल सही है। केवल दो नहीं, एक और दो। वो सारणी को अच्छे से स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो नए बच्चे देख रहे हैं टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, पिन किया हुआ मैसेज में मिल जाएगा, वहां ये डाल देंगे। हाँ, आपके मन में ये होगा सर वहां वो डालते नहीं है, रील वाला मैटर नहीं डाला गुरलाल सर ने ना, वो रील में जो जितनी पीडीएफ थी वो कह दूंगा मैं उनको, वो भी मेरे से ज्यादा आलसी हैं, आज सारे वो डाल दूंगा मैं जितने भी मटेरियल है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है वो मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। मात्रा में ध्यान रखना, मात्रा तीसरा ये याद रख लेना। मात्रा में कितना है? तीसरा है। और मूल्य में, वैल्यू में कितना है? 11 है। यह वित्तीय वर्ष 2025 में 191 देशों को निर्यात के साथ वैश्विक जेनरिक मांग का लगभग 20% पूरा करता है। बिल्कुल 191 देशों की जेनरिक दवाइयों की मांग को कितना? 20% पूरा करता है। ठीक है, तीसरा बड़ा उद्योग है। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। तीसरा बड़ा उद्योग क्यों है? क्योंकि ये इतने देशों की इतनी मांग को पूरा करता है, इसलिए। भारतीय फार्मा के क्षेत्र के संबंध में भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात का 50% से अधिक हिस्सा अफ्रीकी देशों को निर्देशित किया जाता है। भारत दुनिया के अधिकांश डिप्थीरिया, टिटनेस, डीपीटी, बीसीजी और खसरे के टीकों की आपूर्ति करता है। वित्तीय वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 25 के दौरान फार्मास्यूटिकल निर्यात में 15% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का वार्षिक टर्नओवर केवल 1 लाख करोड़ था। लो चलो देख लेते हैं आप कितना बताते हो, उत्तर बताओ। पहली लाइन ये गलत है। ये किसको कर रहा है? यूएसए और यूरोप के देशों को, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, अफ्रीकी देशों को नहीं। पहला कथन गलत हो गया। हमने सत्य देखना है, जरूर देखा करो, सत्य नहीं है क्या पूछ रहा है, क्या लिखा हुआ है। फिर ये वित्त वर्ष 2025 में इस क्षेत्र का वार्षिक टर्नओवर केवल 1 लाख, तो केवल आते तो हमने गलत कर ही देना होता है। लगभग 4 पॉइंट कुछ है टर्नओवर वार्षिक। वित्त वर्ष 15 से वित्त वर्ष के दौरान फार्मा निर्यात में 15% की वार्षिक वृद्धि नहीं, फार्मा निर्यात में कितनी है? लगभग 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक बताना 33% वृद्धि किसमें थी? ऊपर लिखा था ना 33% वृद्धि। और ये ठीक है, भारत दुनिया के अधिकांश डिप्थीरिया, टिटनेस और ये डीपीटी और बीसीजी खसरे के टीकों की आपूर्ति करता है। परट्यूसिस। भारत के चिकित्सा उपकरण
हम मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। वो 191 देशों में दवाइयां भेज रहे थे और चिकित्सा उपकरण हम 127 देशों को भेज रहे हैं। भारत अब एमआरआई, सीटी स्कैनर, लीनियर एक्सेलरेटर और वेंटिलेटर जैसे हाई एंड उपकरणों का निर्माण कर रहा है। बिल्कुल दोनों बातें सही है। भारत चिकित्सा के मामले में 187 देशों को देखो मेडिकल डिवाइसेस भेज रहा है। मूल्य के हिसाब से, चलो वैल्यू के हिसाब से वैश्विक फार्मास्यूटिकल निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है वैल्यू के हिसाब से, तथा चिकित्सा उपकरणों का निर्यात वित्त वर्ष 2021 से 25 में कितना बढ़ा। तो मात्रा के हिसाब से क्या है तीसरा, और वैल्यू के हिसाब से 11वां स्थान है। ये आ गया आपको, है ना। तो 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है निर्यात हो गया। तो मूल्य मात्रा शब्दों को ध्यान रखना। भारतीय जो टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। भारत रकबे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ठीक है। भारत कच्चे जूट का दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक है। कच्चे जूट का दूसरा नहीं, आपको पता जूट है 1 नंबर प्रथम है। प्राकृतिक फाइबर के अलावा भारत पॉलिस्टर और वेस्कोस फाइबर का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। कपड़ा और परिधान के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4% है और यह छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। बिल्कुल। अब कपड़े में कितने आंकड़े आ गए। कपड़े में एक कौन सा कपड़ा, जूट। जूट में हमारा पहला स्थान। फिर आता है वैश्विक निर्यात में, कपड़े के निर्यात में कितना प्रतिशत, तो प्रतिशत की बात आए 4%। और निर्यातक की सूची में कपड़ा निर्यात करने वाले देशों में स्थान कौन सा है, छठा स्थान है। छठा स्थान पर आने वाला विश्व में कितने प्रतिशत कपड़ा निर्यात, अपने निर्यात की बात करें तो कितने प्रतिशत है भारत की हिस्सेदारी, निर्यात में 4% है। स्थान कौन सा है, छठा स्थान है। और जूट में 1 नंबर पर है। देखो आपको पढ़ाने के चक्कर में इसको, मेरे को लगता है मैंने खुद ने सारा ये चीजें मेरे याद हो गई, मेरे वैसे कोई काम की नहीं है, आपके लिए याद की है। फिर भी हम तो क्लास देखेंगे नहीं जी, हम तो ये कर लेंगे, हमारे से तो देखा नहीं जाता ना। देखो रे, सारी मर्जी है। कपड़ा उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान देता है। बिल्कुल। देश के कुल निर्माण जीवीए में इसका योगदान लगभग 11% है। दोनों बातें सही है। अब कपड़े से संबंधित आंकड़े कितने हो गए, जूट में पहला, ठीक है, और 4% है विश्व में योगदान। छठा देश है निर्यात के स्थान में। भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, दो, कपड़े से संबंधित जुड़ा हुआ 2 क्या है, जीडीपी में योगदान है 2%। और जीवीए में हमारा योगदान कितना है, 6, 4, 10 और 1, 11% जीवीए में हमारा योगदान है। और जीवीए में 8% योगदान किसका था, रसायन का, तब अपने जिक्र किया था, वो जरूर याद रख लेना। तो एक एक चीज को देखो, 1, 2, 4, 6, 11 इतने आंकड़े हैं कपड़े से जुड़े हुए। एक क्या है, जूट में है। 2 क्या है, जीडीपी में 2%। 4 क्या है, निर्यात में, कपड़ा निर्यात में कितना प्रतिशत हिस्सा है, 4% हिस्सा है, यानी कि 2 और 4% है। छठा क्या है, स्थान है। 11वां क्या है, 11 क्या है, परसेंट है। तो 3% के आंकड़े, 2% किसमें, जीडीपी में, विश्व निर्यात में 4%, जीवीए में 11%। अब ये फिक्स कर लो, जीडीपी में कपड़ा 2%, जीवीए में कपड़ा 11% वृद्धि है। सॉरी, जीवीए में कितनी है, हाँ जीवीए में कितना है, लगभग 11% है, ठीक है। और विश्व में ध्यान रखना, विश्व में कितना है, 4%। तो 3% के आंकड़े हैं, 3 सामान्य, ये 2 सामान्य आंकड़े हो गए। कपड़ा और परिधान निर्यात की स्थिति पर विचार करें। वित्तीय वर्ष में हस्तशिल्प सहित भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात बढ़कर 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये आंकड़ा अच्छा सा याद रख लेना, 37.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया हमारा निर्यात।
वित्तीय वर्ष 24 में भारत का यह निर्यात कितना था? 35 था। तो लगभग 2 मिलियन के आसपास हमारा निर्यात बढ़ा है। दोनों कथन क्या है? सत्य है, दोनों ही सही है भाई। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के कपड़ा निर्यात में, कपड़े में देखो कितने तरह के कपड़े में अलग अलग घटक है। सबसे ज्यादा योगदान कितना किसका है? रेडीमेड कपड़े का है। कपड़ा निर्यात में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा किसका निर्यात होता है? रेडीमेड कपड़े का होता है। फिर होता है कॉटन का। किसका? कॉटन का। फिर मैन मेड टेक्सटाइल का 14% और सबसे कम हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट कपड़ा 4% जो है 4.7% भेजा जाता है। तो ये किसमें है? यहां पर है मिलान करने वाला। ये सूची में 8-10 बताए हुए थे तो आगे वाले प्रश्न में डाल दिए बाकी। ये लो, इसके अलावा क्या है? कारपेट है ना। कपड़ा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार और कौन सा बचता है? कारपेट में 4%। जूट उत्पादन निर्यात में कितना? 1% जूट उत्पाद भेजे जाते हैं। और रेशम उत्पाद 0.4%। हस्तशिल्प 10%। नहीं, हस्तशिल्प तो आपको बताया ही था अभी कितना था, 4 पॉइंट समथिंग था। तो ये रॉन्ग हो जाता है, डी नंबर। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? आप तब तक ये लगाएं, मैं एक बात बता दूं। देखो, उद्योग की यूट्यूब पे वीडियो लोगों ने बहुत 2-2 3-3 वीडियो पढ़ाई हुई है। यहां पर मैंने 4 तो योजनाओं का जिक्र कर लिया। विनिर्माण राष्ट्रीय मिशन एनएमएम का जिक्र कर लिया, ई मित्र का कर लिया, ई ड्राइव का कर लिया। इसके अलावा ई वाली कौन सी थी जो सुरक्षा प्रदान करती थी, भुगतान सुरक्षा तंत्र वाली, उस योजना का। तो 4 योजनाओं का जिक्र कर पा रहे हैं हम। इसके अलावा कोई 5-4 योजनाएं अगर रहती है तो उसको आप थोड़ा बहुत देख लेना, जो भी आप गाइड से, ज्यादा नहीं। लेकिन प्रश्न जो है एक एक सेक्टर में किसका कितना प्रतिशत योगदान, कितना उत्पादन रहा, यहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। ये अब तक की प्रवृत्ति रही है। मैंने एक ही क्लास में इसको करवाने का प्रयास किया है और बाकी आप देख लेना भाई, ठीक है। जितने नए बच्चे देखो सब्सक्राइब करे बिना, आधे से बच्चे ऐसे हैं, आधे से ज्यादा जो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चाहे वीडियो देख रहे, तो टैक्स थोड़ी लगता है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब कर लिया करें, बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट दे दिया करें, तो जी सोरा हो जाता है भाई गरीब आदमी का। सकल मूल्यवर्धन जीवीए में कितना योगदान है? 8.3%। अगर आता जीडीपी तो 24.3%। अगर आता कुल विकास दर कितनी है? 6.2%। और जीवीए में विकास दर, जीवीए में कितनी है? जीवीए की बात करें तो 7% वाला आया था ना विनिर्माण की और उनकी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के ऊर्जा और कोयला क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। भारत विश्व में कोयला भंडारण में 5वां और उपभोग में दूसरा स्थान है। भारत की लगभग 90% बिजली, ये गलत हो गया, 74% बिजली कोयले पर है। मिशन कोकिंग कोयल, ये याद रखना, कोकिंग कोयल का, ये 2030 तक 140 मैट्रिक टन घरेलू उत्पादन प्राप्त करना है। विनिर्माण का उद्देश्य, विनिर्माण, राष्ट्रीय विनिर्माण जो मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? विनिर्माण सेक्टर का 12.9 की जगह 2035 तक कितना करना? 25% योगदान देना। मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग के काम को इतना बढ़ाना है 2035 तक, ये टारगेट रखा हुआ है। ये अपना आज का प्रश्न, जिसपे आप टिक टुक लगा लो अगर लगाना है तो, मैं तो लगा ही देता हूं फिर, कि पीएम गति शक्ति योजना 16 से अधिक, इसका 2 नंबर है। हाँ, 16 से अधिक मंत्रालयों को जोड़कर बुनियादी ढांचे में समन्वय पीएम गति शक्ति योजना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2030 तक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में शीर्ष 25 देशों में शामिल होना। इंडिया सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का वैश्विक केंद्र और राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, ये लो 2035 तक विनिर्माण की हिस्सेदारी, ये याद कर लेना अच्छे से ये भी, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ और दिया हो अगर बुक में नीतियों के बारे में, तो आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। क्लास आपको कैसी लगी तो बता देना, आप फीडबैक दे देना, है ना, लाइव में नहीं, दूसरे कमेंट में। और एक हाइप वाला ऑप्शन होता है, उसमें पॉइंट मिलते हैं, एक बच्चा 400 पॉइंट दे सकता है,
और जे से सारा पॉइंट दे देनी, पॉइंट बहुत हो जवाब में वो लाइव जैसे ही खत्म होगा उसके बाद ऑप्शन खुलता है, वो लाइव चलते लाइव में नहीं होता ऑप्शन वो। ठीक है, तो कल मिलेंगे। और रील में जितनी मैं रील देता हूं वीडियो आपको, वो पूरा का पूरा रिसर्च करने के बाद आरपीएससी के प्रश्नों से अपने क्या करता हूं मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से डेटा निकाल के रिसर्च करके। सर कह रहे एक आधा और प्रश्न है? नहीं है सर, कोई प्रश्न नहीं है। धन्यवाद है, आर्थिक सर्वेक्षण इस श्रृंखला से लिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।